हेलो 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 स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। सो इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। एंड एट द एंड आई थिंक 4 असर्शन रीजनिंग है जो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होंगे फॉर दिस एग्ज़ाम। तो टाइम को बर्बाद ना करके हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन, और मैं टाइमर को थोड़ा इधर सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया। तो रीड द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्विक क्विक क्विक। और तुम्हारा टाइम ख़त्म होता जा रहा है। 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, और तुम्हारा टाइम हो गया ख़त्म। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बायो-सावर्ट लॉ। ये यहाँ पे एक इस तरह का वायर लेते हैं, ठीक है। ये एक छोटा करंट एलिमेंट लेता है जिसका लेंथ होता है dl, ठीक है। dl वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। और इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में p पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहोगे तो इस dl, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया, यहाँ से एक लाइन खींचो, ठीक है, p पॉइंट तक। और ये डिस्टेंस हो गया r। ये जो एंगल है, ठीक है, ये r वेक्टर इधर, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डायरेक्शन एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो डी बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट dl। ये क्या हो जाएगा? μ0/4 ये तो कांस्टेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, ठीक है। इसको फ्री स्पेस परमिएबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद होते हैं आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सप्रेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बायो-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हुज वेलोसिटी दिया हुआ है v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट, ठीक है। क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए b पैरेलल टू v, ऑप्शन बी b परपेंडिकुलर टू v, ऑप्शन सी इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या ऑप्शन डी इट ओबेज इनवर्स क्यूब लॉ। और तुम्हारा टाइम 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 हो गया ख़त्म। तो शायद तुम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन पहले। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड और वो चार्ज का जो वेलोसिटी, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है। जस्ट पिछले स्लाइड में मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला लिखा था डी बी इक्वल टू, क्या लिखा था? μ0/4 राइट। उसके बाद आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूला में तो भी नहीं है, राइट, भी नहीं है, आई है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ऐसे, μ0/4 आई को लिखो Q/T डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ Q डी एल आर, ये तीनों चीज़ इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो वी कैन राइट इन दिस वे, वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ T। सो Q T का पोजिशन ऐसे चेंज कर दिया, dl/T कर दिया, क्रॉस R बाई आर क्यूब कर दिया। तो dl/T क्या होता है? dl/T क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाते हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ये भी एक फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। तो यहाँ पे देखो डी बी, ठीक है, डी बी क्या हो गया? डी बी क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड r। सो अगर तुम इंटीग्रेशन ले लोगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लोगे, तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, राइट। सो b क्या हो गया? v एंड r, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर, बिकॉज b इज द क्रॉस प्रोडक्ट। सो b हो गया परपेंडिकुलर टू v, ओके। सो b इज परपेंडिकुलर टू v, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, अ लॉन्ग कंडक्टर XY
एंड एम एन, ये एंड होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड एम एन आर कैरिंग सेम करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर. P is the point on the conductor. M in the value and direction of magnetic flux density B at point P क्या होगा. 4 ऑप्शन दिया हुआ है और तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है. जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, जल्दी टाइम खत्म हो गया. ओके, पहले देख लेते करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यू 0I/2πr एंड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. ओके, लेट्स सी. तो यहाँ पे करंट एक्स वाई वायर में करंट नीचे जा रहे हैं और एम एन वायर में करंट ऊपर जा रहे हैं, राइट. ये जो एरो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट. नाउ पी पॉइंट इज लाइंग ऑन वायर एम एन. ओके, नाउ एज पी पॉइंट इज लाइंग ऑन द वायर एम एन, और सपोज पी पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर एम एन. ओके, एक्सिस मीन्स दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर एम एन. देन पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड नहीं होगा. ओके, देयर विल बी नो बी फील्ड due to Mn because P point is lying on the wire, on the axis of wire, you can tell. For that reason there will be no magnetic field due to Mn. Okay, so there will be magnetic field at P equal to magnetic field B due to which wire? Due to xy only. Okay, due to xy. Now xy wire is infinite wire. Xy is which kind of wire? Infinite wire. So due to infinite wire, what is the formula of magnetic field? Mu 0 by 4 pi 2I by r, right. Now यहाँ पे देखो mu 0 I by 2 pi r, mu 0 I by 4 pi r, mu 0 I by 2 pi r, mu 0 I by 4 pi r. So ऊपर in the numerator 2 नहीं है, so 2 से ये 4 काट दो, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा mu 0 I by 2 pi r. So correct option mu 0 I by 2 pi r होगा. अब डायरेक्शन किधर होगा. अब देखो इस पॉइंट में डायरेक्शन कैसे निकालोगे. डायरेक्शन ये तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे, ठीक है. थंब को रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वायर के लिए? सिर्फ एक्स वाई वायर के लिए. सो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ वायर. ओके, नाउ कर्ल योर फोर फिंगर्स. ओके, द फोर फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड, दे आर कर्लिंग टू द लेफ्ट साइड एंड दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द राइट साइड. Curling in the left side and they are coming out from the right side. So in the right side what will happen? Perpendicularly outward. Okay, perpendicularly outward means इसको कैसे सिंबल करते हैं? perpendicularly outward को ऐसे सिंबल देते हैं, राइट. इसको बोलते हैं perpendicularly outward, राइट. ये हो गया इसका आंसर, ठीक है. तो क्या देखा यहाँ पे, अगर पॉइंट, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे वो पॉइंट किसी वायर के एक्सिस के ऊपर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा उस पॉइंट में ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वायर, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है. यस, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, रेडियस दिस, करंट दिस, passes through it. 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताओ सही ऑप्शन क्या होगा. तुम्हारा टाइम खत्म होता जा रहा है. टिक टॉक और हो गया खत्म, राइट स्टूडेंट्स, हो गया खत्म. तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन है बी, 3.14 × 10⁻⁷ टेस्ला. तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कॉइल. सो सेंटर मीन्स ये किस तरह होगा, ये एक सर्कुलर लूप होगा, ठीक है. इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है. तो इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ है 50, रेडियस दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो 0.1 मीटर हो जाएगा 10/100. और करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर. तो ये कॉइल के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एट सेंटर में, बी, इसको सी लिख दो सेंटर. सो सेंटर इक्वल टू क्या होता है mu 0 ni/2r. क्या फॉर्मूला होता है mu 0 ni/2r. अब वैल्यू पुट कर दो. mu 0 क्या होता है 4 pi × 10⁻⁷. n कितना है 50, i हाउ मच 1/2, r हाउ मच 0.1.
0.1 को कैसे लिखा जाएगा? 0.1 को ऐसे लिखते हैं, 1/10 ऐसे लिखते हैं, पॉइंट को हटा दो, 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, सो इंटू 10 चला गया ऊपर, सो ये कट गया, ठीक है। तो इसके बाद 2 और 4 कट गया, 2 रहेगा, ठीक है। 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 10 1000, सो क्या बचा? बचा पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 50 2 100 इंटू 10 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3। सो पाई मीन्स कितना है? 3.14, सो 3.14 इंटू -7 प्लस 3, सो 10 टू द पावर -4, ठीक है। 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, अ हीलियम न्यूक्लियस कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर in 2 seconds. The magnetic field at the center of the circle is। चार ऑप्शन तुम्हारे पास, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1.25 10 टू द पावर -24, ऑप्शन बी 0.625 10 टू द पावर -25, ऑप्शन सी 1.25 10 टू द पावर -25, या ऑप्शन डी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। और हो गया तुम्हारा खत्म, हो गया तुम्हारा टाइम खत्म। तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, सही ऑप्शन मिल गया शायद। देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या होगा पहले। सही ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन है सी, ठीक है। कैसे होगा? हीलियम न्यूक्लियस कंप्लीट्स 1 राउंड। सो यहाँ पे भी सर्कुलर लूप, ठीक है। यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस रोटेट कर रहे, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या है? हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज रहता है? 2 प्रोटॉन, राइट। सो चार्ज क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन, ठीक है। ये हीलियम न्यूक्लियस रोटेट कर रहे, ठीक है। ऑफ रेडियस 0.8, रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.8 मीटर। और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगते हैं? टी दिया हुआ है 2 सेकेंड, ओके। यहाँ पे 1 राउंड दिया, 1 राउंड का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, यू कैन कंसिडर 1, ओके। 1 राउंड का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 1। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अगेन बी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। सो बी सी का वैल्यू क्या होगा? बी सी का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेते हैं, μ0 Ni/2r, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 राउंड नहीं देकर 2 राउंड 3 राउंड दे देते तो क्या करते? 1 राउंड के लिए टाइम निकाल लो, ठीक है, इजी कर लो। 1 राउंड के लिए टाइम निकाल लो, ठीक है। 1 राउंड के लिए कितना टाइम होता है? 1 राउंड के लिए जैसे ही टाइम निकाल लोगे, ये टाइम निकाल लोगे, उस टाइम क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो μ0 Ni/2r। नाउ आई तो पता नहीं, करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? ये चार्ज एक राउंड घूम रहा है कितने टाइम में? 2 सेकेंड। कितने चार्ज घूम रहे हैं? 2p। सो करंट कितना क्या हो जाएगा? चार्ज बाय टाइम। सो करंट क्या हो गया? p मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ओके। p मीन्स व्हाट? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सो μ0 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, n हो गया 1, करंट हो गया p मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 टू द पावर -19 बाई 2 r, 2 इंटू आर कितना है? 0.8, ठीक है, ठीक है। 0.8 को ऐसे लिख लो, 8/10 एंड 10 ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है। 4 2 8, ठीक है। 2 2 4, 4 एंड यहाँ पे 0.4 हो गया, 4 एंड 0.4 इज 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बचा है? पाई, राइट, ओनली पाई इज देयर एंड 0.14। सो पाई इंटू 0.14, पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू 0.4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 एंड 1 5 3 2 जा 12, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट। सो यहाँ पे सो 1.256, राइट, 1.256 इंटू 10 टू द पावर -7 -19 और यहाँ पे 1 है। सो -7 -19 -26 प्लस 1, सो -25। सो बी सी क्या हो गया? बी एट द सेंटर दिस मच टेस्ला, सो 1.256 इंटू 10 टू द पावर -25 टेस्ला। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फॉर द 2 लूप्स हैविंग सेम रेडियस ए कैरीज सेम करंट, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर।
सो रेडियस सेम है, कैरीज सेम करंट। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फॉर लूप 1। ओके, बी फॉर लूप 1 बाई बी फॉर लूप 2, इसका रेशियो क्या होगा? दोनों का दोनों ही सेंटर में है। टाइम्स अप हो गया, देख लेते पहले करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2:1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो लूप 1 क्या है? लूप 1 इज हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0I/4r। यहाँ पे r क्या है? रेडियस इज a। और ये क्या सर्कल है? क्वार्टर सर्कल, राइट, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? μ0I/8a। पूरा सर्कल के लिए कितना होता है? पूरा सर्कल के लिए होता है μ0I/2a। दिस इज फॉर द एंटायर सर्कल। व्हेन द एंटायर सर्कल इज देयर देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी μ0I/2a। अब हाफ सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? हाफ सर्कल के लिए इसका हाफ हो जाएगा। ये क्वार्टर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो μ0I/a कैंसिल आउट। सो क्या बचा? 1/4/1/8। सो वी आर गेटिंग 1/4 इंटू 8/1। सो 4 and 8 कट जाएगा, यहाँ पे 2, सो 2/1। सो आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, a current I flows through a long wire xy is a long infinite wire and a charge minus q is moving with velocity v as shown in figure. Okay, यहाँ पे charge minus q is moving with velocity v. If the magnetic field at the position of charge is b, the magnitude and direction of magnetic force. तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टाइम तो खत्म हो रहा है, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और हो गया खत्म। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। द मैग्नीट्यूड होगा क्यू भी बी एंड डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम एक्स वाई वायर। ठीक है, तो फोर्स का मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F = क्यू भी क्रॉस बी, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे चार्ज कितना है? क्यू। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। भी एंड बी परपेंडिकुलर होगा, भी इधर है ऊपर, ठीक है, भी ऊपर, इसको तुम नॉर्थ ले सकते हो, नॉर्थ साइड। बी क्या होगा? बी क्या होगा? वही थंब को काइन के डायरेक्शन में रखो और 4 फिंगर को काल करो। देखो इनसाइड काल हो रहा है, राइट। तो इस पॉइंट में जहाँ पे चार्ज है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस। इनसाइड मीन्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। सो क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड एंड नॉर्थ मीन्स अपवर्ड। सो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ओके, सो 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स 1। सो क्यू भी बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अब अवे होगा या टूवर्ड्स होगा? अवे होगा या टूवर्ड्स होगा? ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है। अगर चार्ज ऊपर की तरह जा रहे हैं, ठीक है, चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, दैट मीन्स इन विच डायरेक्शन वी कंसिडर द करंट? In which direction we consider the current? Think about the electron. When electron moves in a particular direction, we take current in the opposite direction, right? So here negative charge is moving upward. That means current is flowing. Current we can consider in the downward direction. I prime any current, we don't know. Okay, just we are considering the current for finding the direction of force. Okay. अब देखो XY वायर में करंट ऊपर की तरह और यहाँ पे करंट नीचे की तरह। तो अगर ये इसको भी तुम एक वायर की तरह कंसीडर कर सकते हो क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। करंट विल फ्लो थ्रू अ वायर। सो दो वायर, 2 पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर एंड करंट्स आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो इस टाइप का फ्लो में अगर करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल होता है तो फोर्स क्या होता है? फोर्स रिपल्सिव होता है। ठीक है, सो एंटी पैरेलल करंट के लिए फोर्स होने करंट करिंग कंडक्टर क्या होता है? फोर्स होता है रिपल्सिव। सो फोर्स रिपल्सिव का मतलब क्या है? अगर इसको एक वायर की तरह इमेजिन करें तो फोर्स इधर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक चार्ज है, तो चार्ज के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम XY वायर। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है, तुम यूज़ कर सकते हो।
और एक मेथड है जो क्यू भी क्रॉस बी, वहाँ से भी कर सकते हो। क्यू क्या है, माइनस क्यू नेगेटिव, भी क्या है ऊपर की तरह, तो इसको ले लो भी जे कैप, और बी अंदर, अंदर को क्या लेते हैं, क्रॉस माइनस बी के कैप। ठीक है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी मिल गया, तो क्या बचा, माइनस साइन, और इधर जे कैप और इधर माइनस के कैप। अगर माइनस को तुम बाहर ले आओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जे क्रॉस के रहेगा। नो जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के। जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस आई कैप। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप। सो डायरेक्शन यहाँ से भी निकल सकते हो। सो प्लस आई कैप मीन्स इन दिस डायरेक्शन, राइट, इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम एक्स वाई वायर। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया, एक बार अच्छे से पढ़ लो, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अ प्रोटॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस enters in a magnetic field of 2 Tesla at an angle 30 degree. The magnetic force on the proton is, चार ऑप्शन दिया हुआ है, magnetic force on proton, that means magnetic force on moving charge. जस्ट पिछले स्लाइड में फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला था, क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, तो टाइम हो गया खत्म। तो पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा क्या है, वी एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। क्यू क्या है, प्रोटॉन। सो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। भी कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 7, 5 इंटू 10 टू द पावर 7। भी कितना है, भी, अच्छा भी ये बी कितना है, 2 टेस्ला, बी इज 2 टेस्ला, इंटू साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो साइन 30 का वैल्यू क्या है, हाफ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 कट गया। ठीक है, 1.6 इंटू 5, 1.6 इंटू 5 कितना होगा, 5 16 जार 80, दैट मीन्स 8 आ जाएगा, राइट, 8 आ जाएगा, 80, देन 1 डेसिमल पॉइंट इधर 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 7, तो क्या हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 यूनिट न्यूटन। बस इट इज जस्ट द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ, गैल्वेनोमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या किया है इस बार गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस 200 ओम produces a full scale deflection with a current 5 milliampere. If we put a resistance 2000 ohm in series with galvanometer, the maximum voltage the voltmeter can measure. So time 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या बोला, गैल्वेनोमीटर के साथ एक 2000 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया। सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर किससे कन्वर्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। तो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये भी दिया हुआ है 2000 ओम। तो ये जो पूरा सेटअप हो गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया वोल्टमीटर, ये हो गया वोल्टमीटर। अब तुमको पूछा कि द मैक्सिमम वोल्टेज दिस वोल्टमीटर कैन मेजर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये दो रेजिस्टेंस G एंड R इन सीरीज, सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपली G प्लस R, राइट, दैट मीन्स 200 प्लस 2000, दैट मीन्स 2200, ठीक है। आई एम शोइंग द स्टेप्स, नो नीड टू डू ऑल दी स्टेप्स, ओके, बिकॉज दिस आर MCQ क्वेश्चन। नाउ अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो करंट क्या होगा, करंट सेम करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा,
थ्रू गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट कैन फ्लो 5 मिली एम्पियर. सो थ्रू गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट विल बी 5 मिली एम्पियर. ठीक है. तो आर 2000 ओम ये तो सीरीज में है, राइट. सो इसके थ्रू भी 5 मिली एम्पियर ही फ्लो करेगा. तो ये जो मेन करंट होगा ये 5 मिली एम्पियर ही होगा, राइट. ये 5 मिली एम्पियर होगा बिकॉज ये दोनों सीरीज में है. ओके, दे आर इन सीरीज. So the maximum current that can flow through both the resistances 2000 and the galvanometer will be 5 milliampere. Okay, so maximum voltage V max, what will be the maximum voltage? I max, okay, into R equivalent. I max into R equivalent. I max क्या है? 5 milliampere. milli means 10 to the power minus 3. R equivalent क्या है? 2200. so कितना हो गया? 5. सो यहाँ पे 2 0. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, 5 2 ज़ा 10, 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो 10 टू द पावर माइनस 3 और इधर 3 0 प्लस 3 कट गया तो क्या बचा? 11 वोल्ट. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 11 वोल्ट. ठीक है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया. Very easy question. An infinitely long wire XY and a finite wire MN of length capital L carries current as shown in the figure. The magnetic force on the wire MN due to XY is. ठीक है, इसके ऊपर MN के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? ठीक है, ये MN के थ्रू करंट फ्लो कर रहे हैं, सो इट इज़ ए करंट कैरिंग कंडक्टर. सो यू कैन कंसिडर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. तो ये तुम्हारा टाइम खत्म हो गया. तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन इज ए. करेक्ट ऑप्शन इज ए. यहाँ पे अगर दो वायर, ठीक है, टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका एक फॉर्मूला है. फोर्स पर यूनिट लेंथ, कौन सा फोर्स है ये? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ. इसका फॉर्मूला क्या होता है? μ0/4 2I1 I2 बाई आर. ठीक है, तो I1 I2 क्या क्या है यहाँ पे? I. सो ये क्या हो जाएगा? μ0/4 2I²/r. ठीक है, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब इसका लेंथ क्या कितना दिया हुआ है? L. सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0/4 2I²/r. दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? μ0/4 2I²L/r. सो 2I²L/r. ठीक है, इसका फॉर्म तुम ऐसे भी मिल सकते हैं. μ0 ये 2 और 4 कट गया सपोज. ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकते हैं. μ0/2 I²L/r. सपोज ये इस तरह का ऑप्शन दे दिया तो ये सही होगा. ठीक है, μ0/2 I²L/r तो नहीं है, I²L/r² है, r³ है. ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा MCQ. अब आ जाओ कुछ असर्शन रीजनिंग में. तो इसको थोड़ा नीचे लगा देते हैं. ठीक है, तो ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया. अब बताओ असर्शन रीजनिंग. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म. ठीक है, 4 ऑप्शन वही assertion reason both correct and reason is the correct explanation, not correct explanation, assertion correct reason wrong और both wrong. सो तुम्हारा टाइम बचा है 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और हो गया ख़त्म. तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ठीक है, The magnetic field produced by current carrying solenoid is independent of its length and cross sectional area. इसका फॉर्मूला क्या होता है? B = होता है μ0NI. ठीक है, देखो यहाँ पे लेंथ भी नहीं है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं है. N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो पूरा लेंथ तो नहीं लेना. ठीक है, पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट. ये सही है. ठीक है, ये सही है. Reason the magnetic field inside the solenoid is uniform. Obviously, magnetic field inside the solenoid फॉर्मूला होता है ये. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड होता है μ0NI. ये देखो चेंज नहीं होगा. ठीक है,
क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, लेंथ नहीं है, कुछ नहीं है. I is constant through all the loops. Okay, n is also constant for each unit length. Mu 0 is already a constant. Okay, free space permeability. So ये भी सही है, ठीक है. बट एसर्सन के लिए क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है. इसका देखो रीज़न ये नहीं है, ठीक है. यहाँ पे जो रीज़न लिखा है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्सन को, ठीक है. तो एसर्सन रीजन बोथ करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन, ठीक है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया. बताओ, अ चार्ज whether stationary or in motion produces a magnetic field around it. Okay, reason, moving charges produce only electric field in the surrounding space. अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो और देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा. छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा कंसेप्ट. 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप. तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ रॉन्ग यहाँ पे. यस, बोथ रॉन्ग. अ चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अ चार्ज व्हेन इट इज स्टेशनरी देन इट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ओनली चार्ज इन मोशन कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सो असर्शन रॉन्ग. Moving charges produce only electric field. No, moving charges produce both electric and magnetic field. Okay, magnetic field also. Magnetic field also. Moving charge means current will come here. So it will not produce only electric field. So this is also wrong. ठीक है, so both assertion and reason are incorrect. Next question, question number 13. ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया. बताओ. Assertion, to convert a galvanometer into an ammeter, small resistance is connected in parallel with it. Reason, the small resistance increases the combined resistance of the combination. अच्छी तरह से पढ़ो. combined resistance क्या होगा? 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड. टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी चूज करो, करेक्ट ऑप्शन को चूज करो. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड टाइम्स अप. टाइम्स अप. देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन पहले. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट. इसको क्या बोलते हैं? शंट. राइट, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऐसे शंट लगा देते हैं. इसको शंट एस और ये गैल्वेनोमीटर जी. ठीक है, तो असर्शन सही है, असर्शन सही है. अ स्मॉल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज द कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस. टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ टू 3 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. आर पी, okay, are equivalent in parallel combination, decreases not increases. Take any example. suppose 2 and 4 they are in parallel. so formula क्या हो जाएगा? 1/2 plus 1/4. ठीक है, ये हो जाएगा 1/rp. so क्या हो जाएगा? 4 2 2 are 4 plus 1, that means 3/4. so rp कितना हो जाएगा? 4/3. 4/3 का वैल्यू क्या है? 4/3 का वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.33. और ये देखो, ये तो 2 है, ये 4 है. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स लेस देन द प्रेजेंट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये देखो 2 से भी लेस है, 4 से भी लेस है. ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस नॉट इंक्रीजेस. ये रॉन्ग है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और तुम्हारा ये टाइम ले लो. द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q0 is Q0 VB, where V is the velocity of particle and B is the magnetic field. Reason, when a charged particle is fired at right angle to the magnetic field, the radius of its circular path is directly proportional to the kinetic energy of the particle. बताओ.
5 सेकेंड, 4 सेकेंड, टिक टॉक, हो गया, ख़त्म। देख लेते हैं करेक्ट आंसर। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अगेन, असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। देखते हैं। सो मैं थोड़ा इनको चेंज कर लेते हैं। ये the centripetal force on test charge q0 is qvb where v is the velocity of the particle, b is the magnetic field। ठीक है, अगर एक रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन और इस रीजन में एक चार्ज इस तरह विथ वेलोसिटी v, चार्ज का वैल्यू दे दिया q0, इट इज एंटरिंग, ओके। देन यहाँ पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा fc, इसका वैल्यू होता है qvb sin थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एंगल नहीं बोला, q0 v बोला, तो हम लोग सोच लेंगे कि थीटा इज 90 डिग्री परपेंडिकुलरली एंटरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो असर्शन तो सही है। ठीक है, q0 v इज द फोर्स एंड विच काइंड ऑफ फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है q0 v वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब रीजन देखो, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज फायर्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है वो जो रेडियस, ठीक है, रेडियस हो जाते हैं। अच्छा, पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, एम वी बाई क्यू बी। एम वी क्या है, मोमेंटम, क्यू बी चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मोमेंटम को कैसे लिखें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इक्वल टू रूट ओवर 2m के, राइट, मोमेंटम इक्वल टू रूट ओवर 2m के, और नीचे आ जाएगा q इंटू बी। अब देखो रेडियस काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, रेडियस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रूट ओवर के, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यही यहाँ पे गलत है, तो इसीलिए रीजन हो गया रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 15 और ये तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजनिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट, वेरीज इन्वर्सली, एंड रीजन दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो चूज करो करेक्ट ऑप्शन। तुम लोगों को पता है, तुम लोग पढ़े हो। 6 5 4 3 2 1 हो गया, ख़त्म। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज द डिस्टेंस, दैट मीन्स ये बोलते हैं कि B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये सही है, क्योंकि B का फॉर्मूला होता है ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर μ0I/2πr। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो असर्शन सही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अगर ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के आसपास ऐसे हो जाएगा, सर्कुलर, ओके, इट विल मेक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लूप। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लूप। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ये भी सही है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल, जितना सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है, हर एक सर्कल का सेंटर किसके ऊपर रहेगा, वो स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर रहेगा, एक ही पॉइंट में रहेगा। ठीक है, अगर तुम एक ही प्लेन में सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब देखो ये जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंड, ये जो रीजन दिया हुआ है, रीजन से ये पॉइंट एक्सप्लेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। रीजन बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मेक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और असर्शन बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो दोनों के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है, रिलेशन नहीं है। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल हो रहा है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है असर्शन का। ठीक है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखा, ऑप्शन होगा बी। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट यहाँ पे रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये है आज का कुछ क्वेश्चन
10 MCQ प्रैक्टिस किया और 5 असर्शन रीजनिंग प्रैक्टिस किया, ठीक है। शायद तुम लोगों ने एंजॉय किया और आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।